चैप्टर 3 लेसन 2 फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाएं। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने पिता का एम्पायर संभाला और असल में वह अपने पिता से बेहतर काम कर रहा है। हम साल में 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी आपकी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। अमीर पिता का एम्पायर अच्छे हाथों में है और माइक अब अपने बेटे को उनकी जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है, जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हुआ और मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम न करना नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे लिए इसका मतलब है कि अचानक आने वाले बड़े बदलावों को छोड़कर हम काम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं और हमारी दौलत अपने आप बढ़ती है, महंगाई से बहुत आगे रहती है। मुझे लगता है कि इसका मतलब आजादी है। एसेट्स इतने बड़े हैं कि वे अपने आप बढ़ सकते हैं। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे सालों तक पानी देते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रहती। इसकी जड़ें काफी गहराई तक चली जाती हैं। फिर पेड़ आपके मजे के लिए छाया देता है। माइक ने एम्पायर चलाने का फैसला किया और मैंने रिटायर होने का फैसला किया। जब भी मैं लोगों के ग्रुप से बात करता हूं तो वे अक्सर पूछते हैं कि मैं क्या रिकमेंड करूंगा या वे क्या कर सकते हैं। वे कैसे शुरू करें? क्या कोई अच्छी किताब है जो मैं रिकमेंड करूंगा? उन्हें अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? सफलता का सीक्रेट क्या है? मैं लाखों कैसे कमा सकता हूं? मुझे हमेशा यह आर्टिकल याद आता है जो मुझे एक बार दिया गया था। यह इस तरह है। सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे बड़े लीडर्स और सबसे अमीर बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक मीटिंग की। उनमें चार्ल्स श्वाब, सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी के हेड, सैमुअल इंस्टिल, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट, हॉवर्ड हॉब्सन, सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड, आइवर क्रूगर, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट, लियोन फ्रेजियर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट, रिचर्ड व्हिटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, 2 सबसे बड़े स्टॉक सट्टेबाज, और अल्बर्ट फॉल, प्रेसिडेंट हार्डिंग की कैबिनेट के मेंबर थे। 25 साल बाद उनमें से 9, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं, की मौत इस तरह हुई। श्वाब 5 साल तक उधार के पैसे पर गुजारा करने के बाद बिना पैसे के मर गए। इंस्टिल विदेश में रहते हुए कंगाल होकर मर गए। क्रूगर और कॉटन भी कंगाल होकर मर गए। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल अभी अभी जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया। मुझे शक है कि कोई बता पाएगा कि इन लोगों के साथ असल में क्या हुआ था। अगर आप तारीख देखें 1923, तो यह 1929 के मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन से ठीक पहले की बात है, जिसका मुझे शक है कि इन लोगों और उनकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ा। बात यह है, आज हम इन लोगों की तुलना में ज्यादा और तेजी से बदलाव के समय में जी रहे हैं। मुझे शक है कि अगले 25 सालों में कई तेजी और मंदी आएगी जो इन लोगों के सामने आए उतार चढ़ाव के बराबर होगी। मुझे चिंता है कि बहुत से लोग पैसे पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत, जो कि उनकी पढ़ाई है, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर लोग फ्लेक्सिबल होने, खुले दिमाग रखने और सीखते हैं, तो बदलावों से वे और अमीर होते जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो मुझे डर है कि उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और पैसा बनाती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्द ही खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग यह समझने में नाकाम रहते हैं कि जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। हम सबने लॉटरी जीतने वालों की कहानियां सुनी हैं जो गरीब होते हैं, फिर अचानक अमीर हो जाते हैं, फिर से गरीब हो जाते हैं। वे लाखों जीतते हैं और जल्द ही वहां वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या प्रोफेशनल एथलीट की कहानियां जो 24 साल की उम्र में साल में लाखों डॉलर कमा रहे हैं और 34 साल की उम्र तक पुल के नीचे सो रहे हैं। आज सुबह अखबार में जब मैं यह लिख रहा हूं, एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी है जिसके पास 1 साल पहले लाखों थे। आज वह दावा करता है कि उसके दोस्तों, वकील और अकाउंटेंट ने उसके पैसे ले लिए और अब वह कम से कम मजदूरी पर कार वॉश में काम करता है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार वॉश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कारों की सफाई करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था, इसलिए उसकी कहानी अखबार में छप गई।
वह अपने निकाले जाने के खिलाफ अपील कर रहा है और मुश्किलों और भेदभाव का दावा कर रहा है और कह रहा है कि उसके पास सिर्फ रिंग ही बची है। उसका कहना है कि अगर आप उसे भी छीन लेंगे तो वह टूट जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत करोड़पति बन रहे हैं। यह एक बार फिर 20 का दशक है। और जबकि मुझे खुशी है कि लोग और अमीर होते जा रहे हैं, मैं बस यह चेतावनी देता हूं कि लंबे समय में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना रखते हैं और कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं, मैं कहां से शुरू करूं या मुझे बताओ कि जल्दी अमीर कैसे बनूं, तो वे अक्सर मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे वही कहता हूं जो मेरे अमीर डैड ने मुझे तब कहा था जब मैं छोटा बच्चा था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। जब भी हम साथ होते थे, यह आइडिया मेरे दिमाग में आता था। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे पापा किताबें पढ़ने की अहमियत पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर पापा फाइनेंशियल लिटरेसी में माहिर होने की जरूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप सबर्ब्स में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का स्लैब डालना होगा। कंक्रीट। ज्यादातर लोग अमीर बनने की चाहत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल सिस्टम खेती के जमाने में बना होने के कारण अब भी बिना नींव वाले घरों में यकीन करता है। मिट्टी के फर्श अभी भी चलन में हैं। इसलिए बच्चे स्कूल से लगभग बिना किसी फाइनेंशियल नींव के ग्रेजुएट होते हैं। एक दिन सबर्बिया में बिना नींद और गहरे कर्ज में डूबे अमेरिकन ड्रीम जीते हुए वे तय करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल समस्याओं का हल जल्दी अमीर बनने का तरीका खोजना है। ऊंची इमारत का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। यह तेजी से ऊपर जाती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जगह हमारे पास सबर्बिया का लीनिंग टावर होता है। बिना नींद वाली रातें वापस आ जाती हैं। जहां तक माइक और मेरे बड़े होने की बात है, हमारे दोनों ऑप्शन मुमकिन थे क्योंकि हमें बचपन में ही एक मजबूत फाइनेंशियल नींव डालना सिखाया गया था। अब अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। यह सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो यह सबसे जरूरी सब्जेक्ट हो सकता है। सवाल यह है कि आप एक बोरिंग और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट को बच्चों को कैसे सिखाते हैं। जवाब है, इसे आसान बनाएं। इसे पहले तस्वीरों में सिखाएं। मेरे अमीर डैड ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल नींव रखी। चूंकि हम सिर्फ बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका बनाया। सालों तक उन्होंने सिर्फ तस्वीरें बनाई और शब्दों का इस्तेमाल किया। माइक और मैंने आसान ड्राइंग, जार्गन, पैसे का मूवमेंट समझा और फिर बाद के सालों में अमीर डैड ने नंबर जोड़ना शुरू कर दिया। आज माइक ने बहुत ज्यादा मुश्किल और सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग एनालिसिस में मास्टरी हासिल कर ली है क्योंकि उन्हें यह करना पड़ा। उनके पास चलाने के लिए $1 बिलियन का एम्पायर है। मैं उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हूं क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, फिर भी हम एक ही सिंपल नीम से आते हैं। अगले पेजों में मैं आपको वही सिंपल लाइन ड्राइंग दे रहा हूं जो माइक के डैड ने हमारे लिए बनाई थी। हालांकि सिंपल, उन ड्राइंग ने 2 छोटे लड़कों को एक मजबूत और गहरी नींव पर बड़ी रकम बनाने में गाइड करने में मदद की। पहला नियम, आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और एसेट खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जाना होगा। यह रूल नंबर 1 है। यह एकमात्र रूल है। यह सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि यह रूल कितना गहरा है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर नहीं पता होता। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे एसेट्स हैं। जब अमीर डैड ने माइक और मुझे यह समझाया तो हमें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। हम लगभग टीनेजर थे और अमीर बनने का सीक्रेट जानने का इंतजार कर रहे थे, और यह उनका जवाब था। यह इतना आसान था कि हमें इसके बारे में सोचने के लिए बहुत देर तक रुकना पड़ा। एसेट क्या है? माइक ने पूछा। अभी चिंता मत करो, अमीर डैड ने कहा। बस इस आइडिया को अपने अंदर उतरने दो। अगर तुम इस सिंप्लिसिटी को समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का एक प्लान होगा और यह फाइनेंशियली आसान होगा। यह आसान है, इसीलिए यह आइडिया छूट जाता है।
तुम्हारा मतलब है कि हमें बस यह जानना है कि एसेट क्या है, उन्हें खरीद लो और हम अमीर हो जाएंगे? मैंने पूछा। अमीर डैड ने सिर हिलाया। यह इतना आसान है। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछा। अमीर डैड मुस्कुराए। क्योंकि लोगों को एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क नहीं पता होता। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है, अगर यह इतना जरूरी है, तो हर कोई यह क्यों नहीं जानना चाहेगा? हमारे अमीर डैड को यह समझाने में बस कुछ ही मिनट लगे कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं। एक बड़े के तौर पर मुझे दूसरे बड़ों को यह समझाने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ज्यादातर मामलों में इस आइडिया की सादगी ज्यादातर बड़ों को समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें अलग तरह से पढ़ाया गया है। उन्हें दूसरे पढ़े लिखे प्रोफेशनल जैसे बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, फाइनेंशियल प्लानर वगैरह ने पढ़ाया है। मुश्किल तब आती है जब बड़ों से कहा जाता है कि वे सीखी हुई बातें भूल जाएं या फिर से बच्चे बन जाएं। एक समझदार बड़ा आदमी अक्सर आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना अपनी बेइज्जती समझता है। अमीर डैड किसके उसूल में यकीन करते थे? बेवकूफ, इसे आसान रखो, इसलिए उन्होंने दो छोटे लड़कों के लिए इसे आसान रखा और इससे फाइनेंशियल बुनियाद मजबूत हुई। तो कंफ्यूजन किस वजह से होता है? या इतनी आसान चीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदेगा जो असल में एक लायबिलिटी हो? इसका जवाब बेसिक एजुकेशन में मिलता है। हम लिटरेसी शब्द पर फोकस करते हैं, न कि फाइनेंशियल लिटरेसी पर। किसी चीज को एसेट या लायबिलिटी बताने वाले शब्द नहीं होते। असल में अगर आप सच में कंफ्यूज होना चाहते हैं तो डिक्शनरी में एसेट और लायबिलिटी शब्द देखें। मुझे पता है कि यह डेफिनेशन एक ट्रेंड अकाउंटेंट को अच्छी लग सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम बड़े लोग अक्सर इतने घमंडी होते हैं कि यह मान नहीं पाते कि किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। बचपन में अमीर डैड कहते थे, किसी एसेट की पहचान शब्द नहीं बल्कि नंबर होते हैं। और अगर आप नंबर नहीं पढ़ सकते तो आप एसेट और जमीन में बने गड्ढे में फर्क नहीं कर सकते। अमीर डैड कहते थे, अकाउंटिंग में नंबर मायने नहीं रखते, बल्कि नंबर आपको क्या बता रहे हैं यह मायने रखता है। यह बिल्कुल शब्दों जैसा है। शब्द नहीं, बल्कि शब्द आपको जो कहानी बता रहे हैं वह मायने रखती है। बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा समझते नहीं हैं। इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है तो हम सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक आई थी जिसमें वीसीआर को प्रोग्राम करने का तरीका बताया गया था। मैं बस शुक्रवार रात को अपना पसंदीदा टीवी शो रिकॉर्ड करना चाहता था। मैं मैनुअल पढ़ने की कोशिश में लगभग पागल हो गया था। मेरी दुनिया में वीसीआर को प्रोग्राम करना सीखने से ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं शब्द पढ़ सकता था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे शब्दों को पहचानने के लिए मिलता है, मुझे समझने के लिए एफ मिलता है। और ज्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ने और समझने होंगे। अगर मैंने यह सुना होता एक बार, मैंने अपने अमीर डैड से यह 1000 बार सुना। और मैंने यह भी सुना, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर बताने का तरीका यह है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन डेफिनेशन से सहमत नहीं होते, लेकिन ये आसान ड्राइंग्स दो छोटे लड़कों के लिए मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन की शुरुआत थी। टीनेज से पहले के लड़कों को सिखाने के लिए अमीर डैड ने सब कुछ आसान रखा। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों का इस्तेमाल किया, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया और सालों तक कोई नंबर नहीं इस्तेमाल किया। प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।